पार्टी के फीडबैक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मिस हो गया था पिछले वीडियो में, जो कि था क्वेश्चन नंबर 39, विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर लाइट बाउंस वर्क। अब ये वर्ड शायद आप लोगों ने इससे पहले नहीं पढ़ा कि लाइट बाउंस वर्क क्या होता है। बेसिकली वो जो ऑप्टिकल माउस होते हैं जिनके नीचे एक रेड कलर की बीम निकल रही होती है, वो उसका जिक्र हो रहा है कि ये एक इनपुट डिवाइस है जो कि लाइट बाउंस वर्क करती है। होता ये है कि वो जो उसमें से रेड कलर की लाइट निकल रही होती है वो नीचे लगती है, और नीचे लगने के बाद दोबारा बाउंस होकर जब वापस आती है तो सेंसर उसको सेंस करता है और देखता है कि क्या मूवमेंट हुई है, कितनी जो है वो लाइट लूज हुई है। तो फिर उस हिसाब से वो मूव चेक करता है कि आप लेफ्ट को मूव कर रहे हैं या राइट को मूव कर रहे हैं या जो भी। तो बेसिकली ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 39, इट्स आंसर शुड बी कि ये एक ऑप्टिकल माउस की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं जी। कलर which are not available for a cell in MS Excel। तो कौन से कलर जो है वो अवेलेबल नहीं है फॉर द सेल इन MS Excel। MS Excel में जनाब जो सेल की कलरिंग है उसमें वैसे तो हर तरह का कलर होता है। आप देखें कि हमने एक दफ़ा अपनी फिजिकल क्लासेस में भी बात की थी कि RGB कलर पैटर्न्स होते हैं। तो रेड होते हैं 255, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 255 के साथ, और फिर उसको एक और दफ़ा मल्टीप्लाई करना है 255 के साथ। तो ये 16 मिलियन कलर्स बनते हैं। 16.5 मिलियन कलर्स कैन बी अप्लाइड। ठीक है जी। तो एक्सेल के सेल के अंदर कितने कलर्स अप्लाई हो सकते हैं, इस सवाल का जवाब तो शायद आप ना बता सकें, और उसमें से कौन सा कलर जो है वो अप्लाई नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसमें ये है कि इसमें कुछ और चीजें जो है वो नहीं हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल इसका आंसर मैंने लिखा है, फॉर द सेल इन MS Excel ओनली द सॉलिड फिल इज अवेलेबल। ठीक है जी। जो सॉलिड फिल होता है सिर्फ वो अवेलेबल है। आप सेल में जाएंगे, सेल पे क्लिक किया आपने, ये जनाब ये क्या होता है जी, ये होता है फिल कलर। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सॉलिड फिल अवेलेबल है आपके पास। यहाँ से आप डिफरेंट टाइप के कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम में RGB 255 0 से लेकर 255 तक। तो एक्चुअली ये 255 को नहीं मल्टीप्लाई करना चाहिए, हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए 256 मल्टीप्लाई बाय 256 मल्टीप्लाई बाय 256, राइट। तो 16.77 मिलियन कलर्स हैं कॉम्बिनेशन जो यहाँ पे आते हैं। हाँ, इसके अलावा कुछ और कलर के पैटर्न्स भी होते हैं जो हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर एग्जांपल नजर आते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करें अगर, तो हम एक शेप इंसर्ट करते हैं। इस शेप के अंदर जैसे ये शेप को मैं इंसर्ट कर लूंगा, मैं इसके फिल कलर में जाऊंगा, तो इस शेप के शेप फिल में जब मैं जाऊंगा तो मेरे पास ये तो कलर्स नजर आएंगे। नो फिल का बटन है, फिर उसके बाद मोर फिल है। लेकिन देखें इसके नीचे ये तीन चीजें हैं जो कि पहले नहीं आ रही थी, पिक्चर, ग्रेडियंट और टेक्सचर। तो ये तीन चीजें जो हैं ये यहाँ से सेल के बैकग्राउंड में आप नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर आप सेल में जाएं और सेल के फिल कलर की बात करें तो सिर्फ नो फिल है और उसके बाद मोर कलर्स आ जाता है। तो जो क्वेश्चन है उसकी ऑप्शंस मेरे ख्याल से कुछ ऐसे होंगी कि जनाब सॉलिड फिल जो है वो अवेलेबल है, फिर उसके बाद नो फिल अवेलेबल है। हाँ, ग्रेडियंट जो है वो नहीं लगा सकते आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सेल में। तो इस तरीके से ऑप्शंस होंगी। तो उसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल, तो यू विल टिक के ग्रेडियंट जो है वो अवेलेबल नहीं है, राइट। तो हाँ, इसमें ये एक और चीज भी है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो सेल है उसके बैकग्राउंड में, सेल के बैकग्राउंड में क्या आप एक तस्वीर लगा सकते हैं? तो इसका जवाब है जी नहीं, किसी सेल के बैकग्राउंड में आप पिक्चर नहीं लगा सकते। हाँ, आप एक ओवरऑल बैकग्राउंड इस शीट का सिलेक्ट कर सकते हैं। वो आप पेज लेआउट में जाके बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप पिक्चर्स जो है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि पूरी की पूरी शीट का बैकग्राउंड आपके पास आ जाएगा, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन 41। 42 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज ए पिंग? पिंग क्या होता है जी? ये हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था। ये एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेड यूटिलिटी होती है, यूज टू फाइंड आउट द रीचेबिलिटी ऑफ होस्ट ऑन इंटरनेट। अगर आपने ये देखना है कि इंटरनेट चल रहा है और कोई वेबसाइट जो है वो अवेलेबल है या नहीं है, तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप ब्राउजर ओपन करें और इसके ऊपर जो है ये वेबसाइट ओपन कर लें। आप इसका जो है एड्रेस टाइप करें ब्राउजर पे तो वो आप ओपन हो जाएगी। यहाँ दूसरा तरीका ये है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें और यहाँ पे आप पिंग करें, और पिंग आप कर रहे हो google.com को। तो जब आप google.com को जो है ना वो पिंग करोगे तो वो google.com को कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा, कुछ रिसीव करेगा और आपको ये बताएगा कि ये वेबसाइट अवेलेबल है या नहीं है। अगर एक वेबसाइट अवेलेबल नहीं होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वेबसाइट में चेक करता हूँ test.canotes.net, तो ये जो वेबसाइट है
ये भी अवेलेबल है। तो कोई एक ऐसी वेबसाइट जो कि अवेलेबल नहीं होगी, उसने कहा जी 4 पैकेट सेंड किए, 4 रिसीव किए, 0% लॉस रेट है, इसका मतलब है कि ये वेबसाइट चल रही है और सही चल रही है। तो दिस इज द यूटिलिटी टू फाइंड आउट द रीचेबिलिटी ऑफ ए होस्ट। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है जो कि हमने यहाँ पे पढ़ ली है। पिंग जो है इसके अलावा और क्या क्या बातें हैं जी, ये सारी बात आप पढ़ लीजिएगा। आई कैप की बुक पेज की बुक जो है उसका पेज नंबर 18 पे लिखी है। 43 पे चलते हैं। व्हाट विल एनएस लुकअप रिटर्न। ये एनएस लुकअप क्या करेगा? एनएस लुकअप जो है ये डीएनएस सर्वर को फाइंड आउट करेगा और आपको बताएगा कि व्हाट इज योर डीएनएस सर्वर, राइट। यहाँ पे हम लिखते हैं एनएस लुकअप। तो ये आपको बताएगा कि इस वक्त जो बाय डिफॉल्ट आपका जो नेट चल रहा है वो चल रहा है हुआई मोबाइल वाईफाई.com। ये आपका सर्वर है जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि आपको डिफॉल्ट नेटवर्क सर्वर के बारे में बताएगा। अब इसमें डीएनएस क्या होता है, इस तरह की चीज़ों में आपको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें हैं। बस आप सिंपल ये बता दें कि एनएस लुकअप विल आइडेंटिफाई कि जनाब आपका जो नेट है वो कहाँ से आ रहा है, कौन सा सर्वर आपको नेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। Next question 44. Which formula will be used if a user wants to obtain a sum of all the negative values? तो नेगेटिव वैल्यूज हो या पॉजिटिव वैल्यूज हो, सम का फंक्शन लगेगा। ठीक है जी, देखें इसमें मैंने लिखा भी है कि ये फंक्शन है, फॉर्मूला नहीं है, बट इट इज ए फंक्शन नॉट अ फॉर्मूला। आई थिंक वर्ड फॉर्मूला शुड बी रिप्लेस विद द फंक्शन। तो एक्चुअली जो क्वेश्चन होगा ना वो ऐसे होगा कि विच फंक्शन विल बी यूज्ड if a user want to obtain a sum of all the negative values. Question number 45. Conditional formatting can be applied on a shared workbook. True or false? Conditional formatting क्या एक shared workbook पे apply की जा सकती है? After sharing a workbook, conditional formatting cannot be applied. However, you can apply it before sharing. ठीक है जी। तो जब आप किसी भी शीट को शेयर कर लेते हैं, ये अब आपको कैसे पता चलेगा? शेयरिंग क्या होती है? आपने अगर वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो शायद आपको वहां पे पता आपने देखा हो, लेकिन मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जी जनाब, वर्कबुक को शेयर करने के लिए आपने एक वर्कबुक में कुछ भी डाटा लिखा हुआ है, अब आपने जाना है रिव्यू की टैब में प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक के अंदर, और यहाँ से शेयरिंग विद ट्रैक चेंजेस करके इसका कोई पासवर्ड लगा दें। फॉर एग्जांपल मैंने इसका एक पासवर्ड लगा दिया है, दोबारा पासवर्ड लगाया, तो ये वर्कबुक जो है अब ये एक शेयर्ड वर्कबुक के तौर पे अब डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो ये देखें बुक का नाम आ गया है और शेयर्ड वर्कबुक के नाम से ये मेरे डेस्कटॉप पे सेव्ड है। अब जब एक वर्कबुक शेयर्ड हो गई है तो इसके अंदर जो जो फंक्शनैलिटीज आप नहीं कर सकते वो डिसेबल हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, तो आप एक शेयर्ड वर्कबुक में जाके करके देख लें। मैं इसके ऊपर जितना मर्जी क्लिक करता रहूंगा, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लिक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक शेयर्ड वर्कबुक में मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं कर सकता। और इसके अलावा क्या क्या नहीं कर सकता? फॉर्मेट एज ए टेबल नहीं कर सकता। सेल स्टाइल के अंदर जो सारे काम है वो मैं कर सकता हूँ। इंसर्ट और डिलीट नहीं कर सकता सेल्स को। इसके अलावा इंसर्ट में चलते हैं। देखें इंसर्ट में जो जो चीजें भी डिम हुई हैं वो सारी चीजें मैं नहीं कर सकता अब, क्योंकि मेरी वर्कबुक जो है इसके आगे शेयर्ड लिखा हुआ है। तो शेयर्ड वर्कबुक में हम ये काम नहीं कर सकते। हमने इसको परफॉर्म करके भी देख लिया। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं जी। विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन कंडीशनली फॉर्मेटेड वर्कशीट? कौन सी ऑप्शन कंडीशनली फॉर्मेटेड वर्कशीट में अवेलेबल नहीं है? अब ये जो है ये एक बड़ा अजीब सा ही सवाल है, क्योंकि इसके नीचे अगर ऑप्शंस होंगी तो फिर पता चलेगा कि इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो कंडीशनली फॉर्मेटेड वर्कशीट्स के अंदर नहीं है। मेरे ख्याल से जो एग्जामिनर इस सवाल में पूछना चाह रहा है वो ये है। मैं कंट्रोल शिफ्ट और कंट्रोल एन प्रेस करता हूं तो एक नई वर्कबुक मेरे पास ओपन हो जाएगी। मैं आपको लेके चलता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखें हाईलाइट सेल्स रूल हैं, टॉप बॉटम रूल्स हैं, डाटा बार्स हैं, कलर स्केल है। वो मेरे ख्याल से कोई इन 4-5 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस डालेगा और एक ऑप्शन ऐसी डालेगा जो यहाँ पे नहीं है, और आपसे पूछेगा कि बताएं इनमें से कौन सी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो ये क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे होना चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन कंडीशनली फॉर्मेटेड वर्कशीट। ठीक है जी, फॉर्मेट ऑन द बेसिस ऑफ हाईलाइट सेल्स रूल्स, टॉप एंड बॉटम, डाटा बार्स, ये वाली वैल्यूज यहाँ पे अवेलेबल होंगी। इनमें से एक ऑप्शन ऐसी होगी जो कि यहाँ पे आपको इस लिस्ट में नजर नहीं आ रही होगी, तो वो आपने टिक करनी होगी। हम लोग आगे चलते हैं जनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। कंटिन्यूअस लिंक लाइन ब्रेक इज अप्लाइड ऑन द सेम पेज, ट्रू और फॉल्स? जी बिल्कुल, कंटिन्यूअस लाइन ब्रेक क्या होती है? ये एक बड़ी मजे की चीज है। देखें फॉर एग्जाम्पल मैं रेंडमली टेक्स्ट जनरेट करता हूँ 6,6, तो आप देखें कि एक लाइन शुरू हुई, लाइन में आप लिख रहे हैं, जैसे ही लाइन जो है वो एंड पे पहुंची
उसके बाद जब आपने अगला वर्ड लिखा तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर चला गया। इसे हम कहते हैं टेक्स्ट रैप। ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक होके अगली लाइन पे नेक्स्ट वर्ड शुरू होना, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट रैप। और टेक्स्ट रैप जो है ये बाय डिफॉल्ट ओरिजिनल जो माइक्रोसॉफ्ट टेक्स्ट वर्ड के अंदर जो बिहेवियर होता है वो यही होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये वाला जो पेज है, ये जो वर्ड है यू और कैन, ये अगली लाइन से शुरू हो, तो आपके जहन में आ रहा है जी एंटर प्रेस कर देते हैं। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो दैट विल बी अनदर पैराग्राफ, वो एक नई लाइन नहीं होगी, वो लगेगा कि जैसे ये एक और पैराग्राफ है और ये एक और पैराग्राफ है। सो हम लोग यहाँ पे जो चीज इंसर्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड ए लाइन ब्रेक, और उसका कीबोर्ड शॉर्टकट होता है शिफ्ट एंटर। तो जब आप शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं तो आपका जो पेज है, आपकी जो पहली लाइन है वो वहीं पे खत्म हो जाती है जहां पे आप उसे खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अगला पैराग्राफ शुरू नहीं होता। आप एंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो जाएगा। तो दिस वॉज लाइन ब्रेक। नॉर्मली ये कहां पे यूज होती है, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें कि आप लिखना चाह रहे हैं रुपीज और उसके बाद आप एक अमाउंट लिखते हैं 1 मिलियन की। सही है जी। अब देखें रुपीज पीछे रह गया, 1 मिलियन आगे चला गया। आप चाहते हैं कि रुपीज और 1 मिलियन जो है ये इकट्ठे रहें, तो मैं यहाँ पे रुपीज से पहले जाके कर्सर को कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूं तो ये रुपीज यहाँ पे आगे आ जाएगा। ठीक है जी। अब मैं अगर इसको जस्टिफाई भी करूंगा कंट्रोल जे से, तो देखें वो यू जो है वो पीछे ही है, रुपीज और 1 मिलियन आ गया। ठीक है जी। तो कभी कभार ऐसे होता है कि कुछ टेक्स्ट अगर सेम लाइन में एक दूसरे के साथ साथ रहेगा तो सही रहेगा, वरना उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस ज्यादा हैं। तो फिर हम लोग इस तरह की चीज को कंट्रोल शिफ्ट एंटर से लाइन ब्रेक इसमें इंसर्ट करते हैं। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन ये था कि कंटिन्यूअस लाइन ब्रेक इज अप्लाइड ऑन द सेम पेज। हमने कहा जी बिल्कुल। हाउ टू कन्फिगर एन आईपी। आईपी किस तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं? हाउ टू कन्फिगर एन आईपी इज आउट ऑफ आवर सिलेबस। ठीक है जी। हाँ, हम ये जरूर फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेरे सिस्टम का आईपी क्या है। उसके लिए मुझे कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है और मुझे लिखना है आईपी कॉन्फिग। ठीक है जी। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा वो मुझे आईपी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताएगा कि सर्वर ये है, एड्रेस ये है, और कांट फाइंड द आईपी कॉन्फ़िगरेशन, नॉन एग्जिस्टेंट डोमेन। खैर, आपको समझने की भी जरूरत नहीं है कि क्या चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ मूव करते हैं। इन केस ऑफ इंपोर्टेड डाटा इनटू एमएस एक्सेल, व्हिच फार्मूला विल बी यूज्ड टू प्रिवेंट चेंजेस इन डाटा। ठीक है जी। आप डाटा इंपोर्ट कर रहे हैं तो कौन सा फॉर्मूला जो है वो चेंजेस को प्रिवेंट करेगा। अच्छा, अब ये एक ऐसा सवाल है कि जिसमें आपको मजीद इंफॉर्मेशन अभी चाहिए, क्योंकि आपने किस तरीके से चेंजेस को जो है वो आइडेंटिफाई करना है। जब हम डाटा इंपोर्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, हम लोग डाटा में जाते हैं, कनेक्शंस के अंदर, सॉरी ये शेयर्ड वर्कबुक है, मुझे उसको क्लोज कर देना चाहिए। ये मेरे पास अब वर्कबुक नंबर 2 है। इसमें डाटा में जब हम लोग एक्सटर्नल रिसोर्सेज से डाटा लेते हैं कनेक्शंस के अंदर से, तो फिर हम कनेक्शन को कब रिफ्रेश करते हैं? जब हम उसे कहते हैं कि भाई कनेक्शंस को रिफ्रेश करो, तो यहाँ से जाके रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करना पड़ता है, तब जाके हमारे जो कनेक्शंस हैं वो फ्रेश होते हैं। तो रिफ्रेश कंट्रोल इन कनेक्शन प्रॉपर्टीज, वहां से जाके हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि जब डाटा इंपोर्ट करे तो फिर उस वक्त उसको अपडेट ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पेस्ट ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल व्हाइल इंपोर्टिंग अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस। कौन सी सिचुएशन में पेस्ट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होगी? पेस्ट आपके पास तब अवेलेबल नहीं होगी जब आपने कोई डाटा कॉपी ही नहीं किया हुआ। देखिए ना, कॉपी किया होगा तो फिर पेस्ट की ऑप्शन अवेलेबल होगी ना। तो डाटा कॉपी किया होगा तो फिर पेस्ट अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है इफ कॉपीड फ्रॉम ए रीड ओनली वर्कबुक। रीड ओनली वर्कबुक से जब आप कॉपी करेंगे तो डाटा जो है वो कॉपी नहीं होगा। ठीक है जी। आपको वहां पे कहीं जहां पे भी जाके आप पेस्ट करते हो वहां पे पेस्ट की ऑप्शन ओपन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वायरलेस डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। ऑप्शंस रिक्वायर्ड है। बहुत सारी वायरलेस और वायर्ड डिवाइसेस जो हैं वो कंप्यूटर पे से कनेक्ट हो जाती हैं और वो कंप्यूटर से कनेक्ट होकर वो काम कर सकती हैं। एनी वायरलेस और वायर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस कैन बी कनेक्टेड डायरेक्टली टू कंप्यूटर आइदर बाय यूजिंग लैन केबल, वाईफाई राउटर एक्सेस, ब्लूटूथ डोंगल और रेडियो डोंगल वगैरह, कुछ भी किसी भी तरीके से कोई चीज कनेक्ट हो सकती है। तो ये क्वेश्चन जो है ये सॉर्ट ऑफ मीनिंगलेस ही है, इसका कोई इतना मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या मकसद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट चेंजेस शुड बी मेड इन ऑर्डर टू पर्सनलाइज डेस्कटॉप। कौन कौन सी चीजें डेस्कटॉप को पर्सनलाइज करने में आपकी हेल्प करती हैं? तो डेस्कटॉप की पर्सनलाइजेशन से मुतालिक कुछ बातें होंगी ऑप्शंस में। तो पर्सनलाइज के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं। आप देखें डेस्कटॉप के ऊपर क्या क्या चीजें होती हैं। डेस्कटॉप के ऊपर आइकॉन्स होते हैं, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड होता है, डेस्कटॉप की थीम होती है। तो आप इन चीजों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपका जो है वो पर्सनलाइजेशन ऑफ द डेस्कटॉप में आएगा।
हाउ टू पिन एन आइटम ऑन डेस्कटॉप टू स्टार्ट मेन्यू। ठीक है जी, किसी भी आइटम को स्टार्ट मेन्यू में पिन करने का जो तरीका कार होता है वो क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मैंने स्नैपशॉट जो है ये पिन किया हुआ है। तो किसी भी प्रोग्राम के ऊपर आप जाएं, आप उसके ऊपर राइट क्लिक करें और फिर उसके बाद पिन टू स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक कर दें, या मोर में जाएं तो पिन टू टास्क बार भी होता है। ठीक है जी, तो ये स्टार्ट मेन्यू, ये जो बॉक्स अभी ब्लैक कलर का ओपन हुआ हुआ है इसको हम स्टार्ट मेन्यू कहते हैं, और ये जो टास्क बार, ये जो नीचे बार नजर आ रही है इसको हम टास्क बार कहते हैं। तो इन दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन से आप पिन टू टास्क बार या पिन टू स्टार्ट मेन्यू कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इन व्हाट ऑर्डर वी लुकअप फंक्शन सीक द डिजायर्ड आइटम। जी बिल्कुल ठीक है, बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ये जो वी लुकअप का फंक्शन है ये असेंडिंग ऑर्डर में आता है, ऊपर से नीचे सर्च करना शुरू करता है। ठीक है जी, तो जब वो ऊपर से नीचे सर्च करना शुरू करता है, जहां पे उसको पहला आउटकम नजर आता है वो वहां पे उसको छोड़ देता है असेंडिंग ऑर्डर में। हम लोग इसको कह सकते हैं कि पहले सेल नंबर 1 चेक करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और इस तरीके से वो तमाम सेल्स जो है वो सिलेक्ट कर चेक करता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, मैक्सिमम नंबर ऑफ हेडिंग्स इन ए टेबल ऑफ कंटेंट आर। जी बिल्कुल 9 होती है जी ये। तो आप टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे, रेफरेंसेस के अंदर, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कहेगा टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट कर लें। तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखें लेवल्स आ रहे हैं। ठीक है जी, टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर लेवल्स आ रहे हैं। तो ये कितने लेवल्स आप कर सकते हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आप मैक्सिमम 9 लेवल्स तक, 9 लेवल ऑफ हेडिंग तक टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। देखें आपके पास 9 यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा जी, व्हाट आर एंड नोट एंड फुट नोट्स। ठीक है जी, ये दोनों रेफरेंसिंग स्टाइल्स होते हैं। आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा कि आप रेफरेंस के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एंड नोट और फुट नोट जो है ना वो नजर आएंगे। ये दोनों रेफरेंसिंग के स्टाइल्स होते हैं। ऑप्शंस होती तो हम ज्यादा क्लियरली इसको जो है ना वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अभी ये जो जितने भी सवाल मैंने इकट्ठे हुए उन सब में ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस हैं। ऑप्शन वाले क्वेश्चंस भी आगे आएंगे इंशाल्लाह, उसको भी हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ मूव करते हैं कि क्लिप आर्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्ड में कैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं। पहले होते थे क्लिप आर्ट्स, अब नहीं होते हैं, अब इसकी जगह पे स्मार्ट आर्ट आ गए हैं। स्मार्ट आर्ट वैसे पहले भी होते थे, लेकिन यह है कि स्मार्ट आर्ट को अब ज्यादा स्मार्ट किया गया है, इसलिए जो क्लिप आर्ट है उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। तो ये सवाल अब आपके लिए रेलेवेंट नहीं होगा, आपने इसको इग्नोर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द 5 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। और सीपीयू के जो पार्ट्स होते हैं 5, वो हम लोगों ने अपने लेक्चर्स में बड़ी डिटेल से पढ़े हैं, बुक में भी लिखे हुए हैं कि रैम होती है, बसेस होती हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और रजिस्टर होते हैं। इसके अलावा और कोई भी चीज सीपीयू का पार्ट नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक स्टूडेंट ने जो है वो क्वेश्चन ये फॉरवर्ड किया और उसने कहा कि सर देखें वो उसके अंदर तो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, सीपीयू के अंदर तो सीडी रोम भी होता है, हार्ड डिस्क भी होती है, तो आपने सीपीयू की जो डेफिनेशन पढ़ी हुई है ना, वो पढ़ी हुई है कि वो एक बॉक्स, जब हम सीपीयू की बात करते हैं तो हम उस बॉक्स को रेफर कर रहे होते हैं, हमारे जहन में वो बॉक्स आ जाता है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं, जिसके अंदर इनपुट डिवाइसेस के कार्ड्स लगे हुए हैं, जिसके अंदर आउटपुट डिवाइसेस लगी हैं, जिसके अंदर इवन स्टोरेज डिवाइस भी पड़ी, हार्ड डिस्क भी उसके उस बॉक्स के अंदर ही पड़ी होती है। तो वो सीपीयू नहीं है। हाँ, हम उर्फे आम में उसको सीपीयू जरूर कहते हैं। हम लोग जब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं यार वो तो एक सीपीयू है, बट दैट इज नॉट ए सीपीयू। सीपीयू बाय डेफिनेशन उस एक सिस्टम को मिला के कहते हैं, उन 4-5 कंपोनेंट्स को मिला के कहते हैं जो ये हैं, रैम होनी चाहिए, बसेस होनी चाहिए, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। ये वो 5 बेसिक चीजें हैं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत जरूरी हैं, जिनकी वजह से कंप्यूटर चलेगा। और ये 5 वो कंपोनेंट्स होते हैं जो हर तरह के कंप्यूटर में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस आर मल्टी फंक्शन डिवाइसेस। मल्टी फंक्शन डिवाइसेस उन डिवाइसेस को कहते हैं जो एक ही वक्त में एक से ज्यादा काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल टच स्क्रीन, एक ही वक्त में आपको एक आउटपुट भी दे रहा होगा कि वो आपको दिखा रहा है, और एक ही वक्त में जो है ना वो आप उस पर लिख रहे हैं या आप उसको टच कर रहे हैं तो वो इनपुट भी ले रहा है। तो आउटपुट और इनपुट जो है वो सेम डिवाइसेस जो है, इनको हम मल्टी फंक्शन डिवाइसेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है जी, बड़ा मजे का सवाल है। इसको मैं पहले नेक्स्ट पेज पे ले जाऊं ताकि आपको एक ही पेज में नजर आए, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। इफ C2 to C11 contains the name of employees, okay, and D2 to D11 contains their designation. Similarly, E2 to E11 contains their salaries. Calculate the total salary of managers. ठीक है जी, तो ये एक सम इफ फंक्शन है जिसमें के नाम लिखा होगा बंदे का,
उसके बाद उसका डेजिग्नेशन लिखा होगा और उसके बाद उसकी सैलरी लिखी होगी। तो हमने तमाम एम्प्लॉयज़ की सैलरी सम नहीं करनी है। अगर तमाम एम्प्लॉयज़ की सैलरी सम करनी होती तो हम सिर्फ उसको एक फॉर्मूला देते हैं, हम कहते हैं कि जनाब सम करो आप कहाँ से कहाँ तक, E2 से E11 तक, राइट। लेकिन उसने ये पूछा है कि इनमें से सिर्फ उन लोगों की सैलरी फाइंड आउट करनी है जो मैनेजर्स हैं। तो पहले हम इसको कहेंगे कि सम करें, लेकिन सम के साथ एक हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी और कंडीशन ये है कि डेजिग्नेशन वाले कॉलम में मैनेजर लिखा हो। ठीक है जी, तो दैट विल बी सम इफ। जी जनाब, तो ये क्विकली मैंने एक सैम्पल डाटा बना ली है। नाम लिखा हुआ है एम्प्लॉयज़ का ABCD और J तक, यहाँ पे इनके एम्प्लॉयज़ लिखे हुए हैं, इनका डेजिग्नेशन लिखा हुआ है और ये हर एम्प्लॉय की एक सैलरी लिखी हुई है। अच्छा, अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से वो सैलरी सम करूँ जिनमें इस सेल में मैनेजर लिखा हुआ है, तो उसके लिए हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा था कि द फंक्शन इज सम इफ। तो जब हम सम इफ लिखेंगे तो सबसे पहले मुझे रेंज बतानी पड़ेगी और ये वो रेंज होगी जिसमें से मैंने क्राइटेरिया चेक करना है। तो दैट विल बी माय फर्स्ट रेंज, जो कि होगी D2 से लेकर D11 तक, कॉमा देन आई विल नीड टू राइट ए क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया है जी मैनेजर, लेकिन हमें पता है कि जब हम क्राइटेरिया या फॉर्मूला के अंदर किसी भी और जगह पे टेक्स्ट लिखते हैं तो हमें उसको इन्वर्टेड कॉमास के जो है ना वो अंदर लिखना होता है। उप्स, ये ख़त्म हो गया, मैं इसको दोबारा जल्दी से लिख लेता हूँ। सम इफ रेंज विल बी दिस वन एंड क्राइटेरिया विल बी मैनेजर, राइट, ओके। और सम रेंज जो है, सम रेंज वो रेंज होती है जो आपने सम करनी होती है। तो दिस इज द फॉर्मूला। तो देखें, उसने 3,50,000 मैनेजर्स की सैलरी जमा की है। मैनेजर की सैलरी जो है वो कितनी है, इस मैनेजर की सैलरी है 10,000, ओके। और इस मैनेजर की सैलरी है 2 लाख और इस मैनेजर की सैलरी है 1.5 लाख। तो ये वाले मैनेजर की 10,000 ऐड नहीं हुई। वो इस वजह से ऐड नहीं हुई कि शायद इस मैनेजर को हमने गलत लिखा हुआ है, क्योंकि वो एग्जैक्टली डिटो चेक करता है। एक एक्स्ट्रा इसमें स्पेस मैंने डाली थी, जब मैं एंटर करूंगा तो नाउ यू विल गेट द करेक्ट आंसर। 3,60,000 हमारे मैनेजर्स की सैलरी है। तो दिस वाज द फॉर्मूला सम इफ D2 to D11 मैनेजर्स E2 to E11, दैट शुड बी योर फॉर्मूला, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो ये आपका आंसर होगा। ये मैंने यहाँ पे तस्वीर पे डाल दी आपको, ये सिखाने के लिए कि एक्चुअली है क्या। क्वेश्चन नंबर 62, यूजर कैन ऐड मल्टीपल स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन बाय कंट्रोल M। हाँ जी, एक से ज्यादा प्रेजेंटेशन जब आपने ऐड करनी है, एक से ज्यादा स्लाइड्स ऐड करनी है, तो आप कंट्रोल M प्रेस करते जाएं। जैसे मैं इस वक्त कंट्रोल M प्रेस करता जा रहा हूँ, तो इस वक्त तक जो है ना वो 16 स्लाइड्स ऐड हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 63, फर्स्ट रो लास्ट रो बैंडेड रो इन ए टेबल इन MS वर्ड कैन बी इंसर्टेड बाय। अच्छा, ये क्या होता है? टेबल जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डालते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ऐसी टेबल को पकड़ता हूँ, यहाँ से कॉपी करते हैं हम, यहाँ पे कंट्रोल A किया, डिलीट किया तो सब कुछ डिलीट हो गया, कंट्रोल V किया तो देयर इज अ टेबल। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे टेबल टूल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब इस टेबल को सिलेक्ट करके, जब हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास 2 नई टैब्स यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगी। इनमें से जब आप डिजाइन टैब में जाएंगे तो आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के डिजाइन है जो आप अपने टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ये वाला डिजाइन अप्लाई किया तो ये यहाँ पे कलर भी वो लग गया, फॉन्ट कलर भी वो लग गया, सेल कलर लग गया, इवन बॉर्डर का कलर वो वाला लग गया जो मैं लगाना चाहता, जो इस थीम के अंदर है। तो हम यहाँ से कोई भी टेबल स्टाइल जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। ये ब्लू वाला टेबल स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। लेकिन इससे साइड पे ये देखें, हेडर रो होता है, फर्स्ट कॉलम, टोटल कॉलम, बैंडेड रो। तो ये कहाँ से मिलेगा? ये डिजाइन की टैब में जाएंगे हम और फिर उसके बाद यहाँ पे, लेकिन ये डिजाइन की टैब आप देखें हर वक्त नजर नहीं आ रही होगी। फर्स्ट करेंगे मैं यहाँ पे, इस जगह पे मेरा कर्सर है, तो आप देखेंगे कि इस वक्त वो डिजाइन की टैब नजर नहीं आ रही। अभी मैं टेबल से बाहर हूं, तो जैसे मैं टेबल के अंदर जाऊंगा आपको ये टेबल टूल्स के नाम से ये चीज नजर आना शुरू हो जाएगी। तो दिस वाज द क्वेश्चन, व्हेन वी क्लिक ऑन अ टेबल ए कॉन्टेक्सचुअल टैब अपीयर्स। ये जो तब टैब अपीयर होती है जो कि हम जब किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड टैब अपीयर हो जाती है। जैसे हम हेडर फुटर में जाते हैं तो हेडर फुटर की टैब अपीयर हो जाती है। जैसे हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो पिक्चर की एक टैब अपीयर हो जाती है। इसी तरीके से जो भी चीज़ को आप सिलेक्ट करते हो उसकी टैब अपीयर हो जाती है, उसकी कोई स्पेसिफिक टैब्स अपीयर हो जाती हैं, उनको हम कॉन्टेक्सचुअल टैब कहते हैं। तो ये डिज़ाइन की टैब में के अंदर टेबल स्टाइल ऑप्शंस में आपको ये चीज़ मिलेगी। विच आर द फॉलोइंग आर चार्ट स्टाइल्स। चार्ट, इनमें से कौन सा जो स्टाइल है वो चार्ट्स का है? तो होगा ये कि इसमें उन्होंने, जैसे आप ये चार्ट पे क्लिक करें तो ये बहुत सारे चार्ट्स के स्टाइल्स हैं। तो ये इनमें से 3 ऑप्शंस लिखी होंगी और एक चौथी ऑप्शन लिखी होगी जो कि इस लिस्ट में नहीं आ रही। तो वो आपसे पूछ रहा होगा कि बताएं इनमें से कौन सा जो है ना वो चार्ट स्टाइल्स हैं। ठीक है जी, तो फॉर एग्जाम्पल इसकी ऑप्शन मेरे ख्याल से जो होगी ऑप्शन ए होगी। मैं मतलब सैंपल के तौर पे बता रहा हूँ। कॉलम है, लाइन है, पाई है और ऑल ऑफ अबव है। तो शायद लिखा हो कॉलम
बी लाइन, सी पाई और डी ऑल। तो आप किस पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे, आप जाएंगे चार्ट्स के अंदर तो तमाम ये चीज़ें, कॉलम भी, लाइन भी, पाई भी, ये तीनों चीज़ें नजर आ रही हैं। तो आप यहाँ पे किस चीज़ पे क्लिक करोगे, यू विल क्लिक ऑन डी विच इज ऑल। क्वेश्चन नंबर 65, हाउ कैन ए यूजर ऐड सिंगल बैकग्राउंड टू ऑल स्लाइड्स। किसी एक स्लाइड में, देखें अभी आप इस स्लाइड के ऊपर हैं, आप इसमें बैकग्राउंड इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप जाएंगे डिज़ाइन में, डिज़ाइन से आप यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे और आप यहाँ से पिक्चर्स पे क्लिक करके पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, पैटर्न सेलेक्ट करना चाहें पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप ये कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास एक ऑप्शन ये है कि जब आपने ये अप्लाई कर दिया तो आप अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये तमाम स्लाइड्स पे वही वाला बैकग्राउंड अप्लाई हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप स्लाइड मास्टर में जाइए, व्यू के अंदर से स्लाइड मास्टर, और यहाँ पे जब आप मेन जो स्लाइड है आपकी उसका बैकग्राउंड जब आप चेंज करेंगे, ठीक है जी, तो भी वो बैकग्राउंड जो है वो तमाम के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसका बैकग्राउंड चेंज करता हूँ जी, यहाँ पे बैकग्राउंड स्टाइल आ रहा है, यहाँ से मैं इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ ये वाला। तो जैसे ही मैं एक के ऊपर क्लिक करूंगा, मुझे अप्लाई टू ऑल पे भी क्लिक करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द बैकग्राउंड स्टाइल ऑफ ऑल स्लाइड्स। तो दो तरीके हो गए, एक तरीका तो ये है कि आप मास्टर लेआउट में चले जाएं, दूसरा ये है कि जब आप एक स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज कर रहे होते हैं तो नीचे एक ऑप्शन आ रही होती है विच ऑप्शन सेज के अप्लाई टू ऑल, तो फिर आप अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करें तो वो तमाम पे अप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, ट्रांजिशन कैन बी एडेड टू ए होल प्रेजेंटेशन बिटवीन द प्रेजेंटेशन और बोथ। ठीक है जी, एक ट्रांजिशन जो है ये किस पे अप्लाई होती है, तो हम इसका आंसर कहेंगे कि ये जो है वो ट्रांजिशन, अब ये अजीब सा ही सवाल है, इसमें जो है ना ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या कहना चाह रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये होगा कि ट्रांजिशन कैन बी अप्लाइड टू ए होल प्रेजेंटेशन बिटवीन टू स्लाइड्स। ठीक है जी, ये एक ऑप्शन होगी और एक होगी और बोथ। ठीक है जी, तो ऑप्शन ए शुड बी के जी एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन पे अप्लाई होती है, ऑप्शन बी शुड बी के बिटवीन टू स्लाइड्स अप्लाई होती है, ऑप्शन सी शुड बी के ए और बी बोथ। ठीक है जी, ए एंड बी बोथ, और ऑप्शन डी जो होगी दैट शुड बी के नन। ठीक है जी, अच्छा तो यहाँ पे ट्रांजिशन जो है ये कंप्लीट प्रेजेंटेशन के ऊपर भी अप्लाई लगाई जा सकती है, दो स्लाइड्स के दरमियान में भी लगाई जा सकती है, आपकी अपनी मर्जी है जब आप ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 67 है, योर CEO हैज आस्क्ड यू टू गिव ए स्टाफ रिपोर्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स बट मैनेजर are asked to use a single and easy to comprehend presentation of all reports. What line of action should be taken to meet the desire of the organization? आप चार्ट्स बना लें। ठीक है जी, वो मतलब एक अजीब सा ही सवाल है। उन्होंने कहा है कि CEO जो है उनको चाहिए कि उनको जो है वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिले, और जो मैनेजर्स हैं CEO जो है उनको चाहिए कि वो समरी इन्फॉर्मेशन उनको मिले, और जो मैनेजर्स हैं उनके लिए डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो फिर आप क्या करें, तो हम उनके लिए चार्ट्स बना के उनको दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 68, हाउ कैन ए टेक्स्ट बी एडिड इन ए प्लेस होल्डर। कोई भी प्लेस होल्डर जो होता है, प्लेस होल्डर क्या होता है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की एक प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं तो आपको कुछ डॉटेड बॉक्सेस नजर आते हैं, ये प्लेस होल्डर है। फॉर एग्जांपल ये वाला जो बॉक्स है, दिस इज ए प्लेस होल्डर फॉर टेक्स्ट, आप इसमें टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ये जो प्लेस होल्डर है ये मल्टीपल प्लेस होल्डर है, इसमें आप टेबल इंसर्ट करना चाहें तो आप यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करें, चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट चार्ट पे क्लिक करें, पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। तो ये ऑटोमेटिकली पिक्चर को ले आएगा और इतनी जगह पे ये जो पूरी की पूरा का पूरा बॉक्स इसने सेलेक्ट किया वो ऑटोमेटिकली उसको वहां पे प्लेस कर देगा। अगर उसको फॉन्ट साइज बड़ा करना पड़े तो वो बड़ा भी कर देगा, अगर फॉन्ट साइज छोटा करना पड़े, बहरहाल उसको एडजस्ट करके इतनी जगह पे वो लाजमी तौर पे ले आएगा। तो प्लेस होल्डर का ये फायदा होता है कि इसमें बाय डिफॉल्ट चीजें बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट हुई होती हैं, आपको खुद से चीज़ों को रीसाइज नहीं करना पड़ता है। तो प्लेस होल्डर में टेक्स्ट ऐड करने के लिए आप सिंपल उसके ऊपर क्लिक करें तो वो टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, फाइंड सब टोटल ऑफ द वैल्यू 24268 गिवन इन C3 आफ्टर हाइडिंग द थर्ड रो। ठीक है जी, तो सब टोटल आपको पता है कि जी आप जब इन वैल्यूज को लिखेंगे तो आप जब उनको ऐड करेंगे तो जो हाइड होगी उसका आंसर जो है वो गायब हो जाएगा। एक्चुअली ये जो सब टोटल का फंक्शन होता है, दिस इज यूज्ड टू इग्नोर द वैल्यूज जो कि हिडन है। ठीक है जी, तो आपने इन तमाम वैल्यूज को सेल में लिखना है। आपके पास वैल्यूज हैं 24268, तो आप सेल में जाएंगे, कंट्रोल N करते हैं, 2 एंटर, 4 एंटर, आगे क्या है जी
2, 6 एंड 8। अब आपने सब टोटल का फंक्शन लगाना है, नॉट सब्सटीट्यूट, सब टोटल, और सब टोटल में आपने क्या करना है, 109 वाला सम करना है। 109 ये रहा, आप यहाँ पे सिंपल 109 लिख सकते हैं। और उसके बाद उसने कहा है कि नंबर क्या है, आप ये वाले नंबर ऐड सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, यू आर गेटिंग सेकंड जो है 22 आंसर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो मजे की बात ये थी कि उसने कहा था कि C3 जो है इसको हाइड करना है, ठीक है जी, थर्ड कॉलम को। जब आप इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके हाइड करेंगे तो आप देखेंगे आपका आंसर 20 हो गया। तो आप यहाँ पे आपका जो आंसर आना चाहिए दैट शुड बी 20। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं जी, आफ्टर व्हाट डिग्री टेक्स्ट कैन नॉट बी रोटेटेड। तो ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि +90 डिग्री से -90 डिग्री तक टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। 71 इन MS पावर पॉइंट आफ्टर व्हाट डिग्री टेक्स्ट एडेड इन ए शेप कैन नॉट बी रोटेटेड। ओके, पावर पॉइंट में टेक्स्ट कितने डिग्री तक रोटेट किया जा सकता है जो कि हमने ऐड किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल मैं पावर पॉइंट में जाता हूँ, यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि टेक्स्ट को कितना रोटेट किया जा सकता है। तो टेक्स्ट डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे, रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री, रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 डिग्री। तो जब आप 270 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो ये एक्चुअली वही है, -270 डिग्री इज एक्चुअली -90 डिग्री। तो आप इन दोनों के दरमियान में जो है वो टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आंसर बनेगा कि आप इसको 270 डिग्री तक इसको रोटेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है जी, हाउ कैन यूजर इंसर्ट टेबल इन MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट में टेबल इंसर्ट करना को बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप इंसर्ट की टैब में जाएंगे, यहाँ पे टेबल पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास इंसर्ट टेबल है, ड्रॉ टेबल है, बल्कि एक्सेल स्प्रेडशीट भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। दिस शुड बी योर आंसर कि जी आप इंसर्ट की टैब में टेबल पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन 73, हाउ ए विंडो और ड्राइव इज फॉर्मेटेड थ्रू USB। आप उसको कैसे फॉर्मेट करते हैं, ये वैसे एक फजूल सा ही सवाल है, ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। आप किसी भी ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं। आप उस ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्मेट की ऑप्शन ये नजर आ रही होगी, तो आप इस तरीके से इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। हाउ टू इंसर्ट ए न्यू कैप्शन। किसी भी टेबल का, किसी भी पिक्चर का जब आप कैप्शन इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपल रेफरेंसेस में जाते हैं, उस चीज़ को सेलेक्ट करके और इंसर्ट कैप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं जो कि कैप्शन के अंदर नजर आ रहा है। या आप उस पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो वहां पे भी आपको इंसर्ट कैप्शन की ऑप्शन नजर आ रही होती है। तो ये कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, विच ऑफ द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स इज ट्रू रिगार्डिंग कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में कौन सी चीज ट्रू है। तो आप ऑप्शंस होती तो पता चलता कि क्या बात पूछ रहा है। बहरहाल ऑप्शंस आप देख लीजिएगा, कीबोर्ड जो है वो इतनी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। ये आपके पास ऑप्शंस होंगी तो आप उनमें से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी चीज जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है कीबोर्ड का और कौन सी चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट डज LED स्टैंड्स फॉर। तो LED का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है जी, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट ट्यूब आर यूज्ड इन CRT। कैथोड रे ट्यूब्स, इसलिए इसको CRT मॉनिटर कहते हैं क्योंकि ये कैथोड रे ट्यूब्स को यूज करते हैं। आप कैथोड रे क्या होती है आपको इसको देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मिनिमम नंबर ऑफ रोज इन ए टेबल इन MS पावर पॉइंट। अच्छा, सवाल तो शायद उसने पूछा होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितनी होती हैं, लेकिन यहाँ पे मिनिमम है तो मिनिमम किसी भी टेबल के लिए एक रो लाजमी तौर पे हो तो फिर हम कह सकते हैं कि एक टेबल है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं पावर पॉइंट में जाता हूँ, मैं कंट्रोल A करता हूँ, दोनों प्लेस होल्डर सेलेक्ट हो गए, बैक स्पेस से डिलीट कर दिया, बिल्कुल खाली कैनवस हो गया मेरा। अब मैं इंसर्ट में टेबल में से एक सिंगल सेल इंसर्ट कर देता हूँ। आप देखें कि ये भी एक टेबल है जिसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, और जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखें टेबल टूल भी नजर आता है। तो इसका मतलब ये है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ रोज हो सकती है एक टेबल में दैट इज 1, और मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो एक टेबल में हो सकते हैं दैट इज आल्सो 1। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ टू प्रिपेयर ए प्रेजेंटेशन यूजिंग ए टेम्पलेट। आप कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक नई पावर पॉइंट की फाइल ओपन की है, आप फाइल में जाइए, यहाँ से आप न्यू पे क्लिक करें और न्यू में आपके पास डिफरेंट टाइप के जो है ना वो टेम्पलेट्स आपके पास नजर आना शुरू हो जाएंगे। इनमें से आप इवन इंटरनेट पे भी कोई स्पेसिफिक टाइप का टेम्पलेट क्लिक करेंगे तो वो थोड़ी देर सर्च करने के बाद आपको डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स ला के दिखा देगा, आप उनको यूज कर सकते हैं। उनमें से किसी भी टेम्पलेट को अगर आप यूज करना चाहें तो आप उसके ऊपर क्लिक करें, अगर वो टेम्पलेट डाउनलोड नहीं हुआ तो वो उसको डाउनलोड कर देगा और फिर आपको उसको ओपन करके दे देगा। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज द टेम्पलेट। हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि इस वीडियो का है, हाउ कैन ए प्रोटेक्टेड शीट बी डिलीटेड। ए प्रोटेक्टेड शीट कैसे डिलीट कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड करने का मकसद ये होता है कि कोई
उसको जो है वो डिलीट ना कर सके। तो अगर आप उसको शीट को डिलीट करना चाहते हैं तो देन यू नीड टू रिमूव द प्रोटेक्शन फ्रॉम दैट वर्कबुक, और फिर उसके बाद आप उसको डिलीट कर सकते हैं, राइट। चलें जी, यहाँ पे हम इसको कंक्लूड करते हैं, और इसके बाद अगली वीडियो में आगे से इसके बाद से ऑनवर्ड क्वेश्चंस को शुरू करेंगे।